और विशोषण हेडिंग के बाद अब जो नया हेडिंग रहेगा वो रहेगा मात्रात्मक आधार पर अधिशोषण। मात्रात्मक आधार पर अधिशोषण का मतलब होता है इस बार हमको अधिशोषण ही पढ़ना है, परंतु क्या होता है बहुत कई बार ऐसे ऐसे हमको प्रक्रम मिल जाते हैं जिनमें अधिशोषण की मात्रा कम रहती है, अर्थात किसी ठोस या द्रव पदार्थ की सतह पर पहुंचने वाले गैसीय अणुओं या एकत्रित होने वाले गैसीय अणुओं की संख्या कम होती है। और कहीं कहीं हमको ऐसा देखने को मिलता है कि ठोस या द्रव पदार्थ की सतह पर उपस्थित या पहुंचने वाले या एकत्रित होने वाले गैसीय अणुओं की संख्या बहुत अधिक होती है, क्योंकि अधिशोष्य की मात्रा कम या ज्यादा हो जाती है। अधिशोष्य का मतलब समझ गए, ठोस पदार्थ की सतह पर पहुंचने वाले अणु। तो क्योंकि अधिशोष्य की मात्रा कम या ज्यादा हो जाती है, उस बेसिस पे अधिशोषण दो भागों में बांटा गया है। मैंने लिख भी रखा है यहाँ पर मात्रात्मक आधार पर अधिशोषण, उसमें से लिखा है दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है? धनात्मक अधिशोषण। अच्छा, धनात्मक अधिशोषण किसको कहते हैं? यदि अधिशोष्य की अधिक से अधिक मात्रा, अधिक से अधिक मात्रा का मतलब समझते हो, काफी हाई अमाउंट में यदि अधिशोष्य जाए और अधिशोषक की सतह पर क्या हो जाए, चिपक जाए, आकर्षित हो जाए या केंद्रित हो जाए। तो क्योंकि अधिशोष्य की काफी अधिक मात्रा, काफी ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अधिशोषक की सतह पर पहुंच गए हैं, हम इस प्रकार के अधिशोषण को कहते हैं धनात्मक अधिशोषण। मैंने लिख भी रखा है बिल्कुल, क्योंकि सिंपल सी डेफिनेशन थी इसलिए मैंने पहले से इसको लिख रखा। क्या? जब किसी ठोस या द्रव पदार्थ की सतह पर अधिशोषण अधिक मात्रा में होता है। अधिशोषण अधिक मात्रा में कब होगा? जब अधिशोष्य के ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल या ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अधिशोषक की सतह पर क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, पहुंच जाएंगे, संकेंद्रित हो जाएंगे। हम ऐसे को कहेंगे, इस प्रकार के अधिशोषण को कहेंगे कि धनात्मक अधिशोषण है। मैं तो धनात्मक अधिशोषण से बस केवल एक ही चीज जान पा रहा हूं, अगर कभी अधिशोषण अधिक मात्रा में हो आप इसको कहते हो धनात्मक अधिशोषण। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अधिशोषण कम मात्रा में भी होता है। अभी बात आएगी सर जी अधिशोषण कम मात्रा में कब होता है, बेटा उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी केवल इतनी बात पढ़ते हैं कि यदि कभी किसी अधिशोष्य पदार्थ द्वारा अधिशोषक की सतह पर होने वाली अधिशोषण क्रिया कम मात्रा में हुई, या मैं ऐसा कह सकता हूं यदि कोई अधिशोष्य का अणु अधिशोषक की सतह पर कम पहुंचते हैं, कम चिपकते हैं, कम केंद्रित होते हैं, तो ऐसे प्रकार के अधिशोषण को कहते हैं ऋणात्मक अधिशोषण। मैंने लिख भी रखा है इसे, देखो, नेगेटिव एडजॉर्प्शन बोलते हैं। यदि जब किसी ठोस या द्रव पदार्थ की सतह पर होने वाली अधिशोषण क्रिया कम मात्रा में होता है या कम मात्रा में होती है, इस प्रकार का अधिशोषण क्या कहलाता है? ऋणात्मक अधिशोषण। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार का अधिशोषण मेनली किस बात पे डिपेंड करता है, इसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं। किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? मैंने थोड़ी देर के लिए इधर हम लोगों ने एक फिगर बना रखा है, ये हमारे लिए है बेटा, एक अधिशोषक है। ये मैंने इसको लिख लिया पहले से, ये हमारे पास क्या है? एक अधिशोषक। अब अधिशोषक क्या करेगा कि अधिशोष्य के अणुओं को अपनी सतह पर क्या करेगा? संकेंद्रित करेगा। तो मैंने देखा कि मैंने जैसे ही मेरे पास कुछ मॉलिक्यूल थे अधिशोष्य के, एक मॉलिक्यूल तो मैंने यहां बना भी रखा है अधिशोष्य, यह अधिशोष्य का मॉलिक्यूल आया और अधिशोषक की सतह पर क्या हो गया? चिपक गया। अब अधिशोषक की सतह पर चिपक गया तो अधिशोषण की मात्रा डिपेंड किस बात पर करती है, इसको भी ध्यान देते हैं कि अधिशोषक हो गया ये बेटा स्फीयर बड़ा वाला, और ये हो गया अधिशोष्य। ये वाला अणु जब इसकी सतह पर चिपका होगा तो अणु ने सतह पर एक क्या डेवलप किया होगा? बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब आकर्षण बल। वैसे भी मैंने पहले ही बता रखा है, आप बॉन्ड का मतलब कोई लाइन या कोई मजबूत रेखा नहीं समझिए। बॉन्ड का मतलब होता है किन्हीं दो परमाणुओं के बीच बॉन्ड कहे, उसका भी मतलब है परमाणुओं के मध्य का आकर्षण बल। किन्हीं दो अणुओं के मध्य का कहे कौन सा बॉन्ड है, तो अणुओं के मध्य का आकर्षण बल। किन्हीं दो आयनों के मध्य के आकर्षण बल को भी बॉन्ड कहते हैं। अगर भाई देखो एक साधारण सी बात है, अगर अधिशोष्य का पार्टिकल अधिशोषक की सतह पर चिपक गया आके, तो अधिशोष्य के अणु और अधिशोषक की सतह के बीच एक क्या बन रहा होगा? बॉन्ड। अगर आपको बॉन्ड से प्रॉब्लम हो तो हम उसको कहते हैं एक कार्य करने लगता है आकर्षण बल। ये डिपेंड करेगा अधिशोषण कितनी मात्रा में कम होना है या अधिक होना है, ये डिपेंड करेगा उस बॉन्ड की क्षमता पर। अगर फिर मैंने बॉन्ड बोल दिया, आकर्षण बल बोल दें।
अगर अधिशोष्य के अणु और अधिशोषक के मध्य लगने वाला आकर्षण बल प्रबल है, तो बेटा आप सभी इस बात को जानते हो कि ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हैं अधिशोष्य के, वो सब इसकी सतह पर क्या करना स्टार्ट कर देंगे, चिपकना स्टार्ट करेंगे। और जब ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल सतह पर चिपकेंगे तो अधिशोषण की मात्रा कैसी रहेगी, अधिक रहेगी। और अधिशोषण की मात्रा अगर अधिक रही तो आप बेटा इसको कौन सा अधिशोषण बोलते हो, धनात्मक। तो जब भी कोई बोलेगा धनात्मक अधिशोषण या ऋणात्मक अधिशोषण, ये किस बात पे डिपेंड करेगा, तो हम बताएंगे किसके किसके बीच लगने वाले आकर्षण बल, अधिशोष्य के अणुओं के मध्य और अधिशोषक की सतह के मध्य जो आकर्षण बल कार्य करेगा उस पर डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा या जितना अधिक आकर्षण बल है उतने से ज्यादा मॉलिक्यूल सतह पर चिपक जाएंगे आके। अब ये बात तो बिल्कुल भी साधारण से साधारण कोई भी व्यक्ति पहचान लेगा। अगर मैं कह दूं अधिशोष्य के अणुओं और अधिशोषक की सतह के मध्य लगने वाला आकर्षण बल अगर कमजोर है, वीक है, ये फोर्स बहुत कम है, ये बॉन्ड बहुत ही कमजोर है। अभी आप सब समझते हो अगर बॉन्ड कमजोर है, वीक है आकर्षण बल, तो क्या ये अधिक से अधिक अणुओं को अपनी सतह पर चिपका पाएगा, नहीं चिपका पाएगा, क्योंकि फोर्स इतना स्ट्रांग वो नहीं बना पा रहा है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स को अपनी सरफेस पर टिका ले। क्योंकि फोर्स वीक है, कम से कम मॉलिक्यूल सरफेस पर आएंगे। अगर कम से कम मॉलिक्यूल सरफेस पे आएंगे तो हम कहेंगे इस प्रकार का अधिशोषण कौन सा अधिशोषण कहलाता है, ऋणात्मक अधिशोषण। क्योंकि कम मॉलिक्यूल सरफेस पे आ पाए, और क्योंकि कम मॉलिक्यूल सरफेस पे आ पाए हम इस प्रकार के अधिशोषण को नाम देते हैं ऋणात्मक अधिशोषण। तो अधिशोषण की अमाउंट समझ गए किस बात पे डिपेंड करती है, अधिशोष्य और अधिशोषक की सतह के मध्य लगने वाले आकर्षण बल। लेकिन अब इस बात को भी ध्यान रख लेना कि आकर्षण बल ही उसको नहीं कह सकते, उसको बॉन्ड भी कह सकते हैं, आबंध भी कह सकते हैं और बंध भी कह सकते हैं। तो आप उससे परेशान ना होना कि हमने फोर्स कह दिया तो क्या अलग चीज हो गई, हमने आबंध कह दिया होता क्या अलग बात होती, नहीं, दोनों एक ही सेम चीज था। अभी नेक्स्ट नंबर पे लिखेंगे एक और डिफिनेशन मैंने लिख रखा है, अधिशोषण की एंथैल्पी। पहले तो इस बात को भी समझना जरूरी है, अधिशोषण की एंथैल्पी। अधिशोषण हम आपको सबसे पहले ऐसा कुछ बताते हैं कि जब भी कभी कोई अधिशोष्य का अणु अधिशोषक की सतह पर चिपकता है तो उस समय अणु अपनी एनर्जी को त्यागता है। एक अधिशोष्य का अणु जब भी कभी अधिशोषक की सतह पर संग्रहित होता है, चिपकता है जाके, वो एनर्जी कुछ अमाउंट को क्या त्याग करता है, त्यागता है। एनर्जी की त्यागी गई उस अमाउंट को हम लोग कहते हैं अधिशोषण की एंथैल्पी। वैसे भी जब भी कभी, अच्छा ये भी बात बतानी जरूरी है, देखो कैसे। अगर बेटा ये हमारे पास, फिर से मैं वही बनाऊंगा अधिशोषक, और फिर मैं अधिशोष्य का अणु ये बना दिया मैंने, ऊपर कहीं ये बड़ा सा अणु है, ये खूब तेजी से मूव कर रहा है, अभी इधर से उधर उधर से उधर गति करता चला जा रहा है, लेकिन अभी सतह पर नहीं चिपक रहा है, क्योंकि तेजी से गति कर रहा है, इधर उधर गति करेगा, अधिशोषक की सतह पर नहीं चिपक रहा है। मैं क्या सोचता हूं, इसकी एनर्जी कैसी है, E1 है, और ये एनर्जी ज्यादा है, अधिक है, और एनर्जी अधिक होने के कारण ये अणु एक जगह मॉलिक्यूल बंध के नहीं बैठ पा रहा है, इधर से उधर गति करता चलाता है, उधर से उधर गति कर रहा है, क्योंकि इसके पास एनर्जी कैसी है, अधिक। तो अब एनर्जी अधिक होने के बाद क्या हुआ, कुछ देर बाद अधिशोषण प्रक्रिया स्टार्ट हुई। अधिशोषण प्रक्रिया के दौरान ये मॉलिक्यूल आके सरफेस पे क्या हो गया, चिपक गया। अभी देखो अधिशोषक की सतह पर अगर चिपक गया, क्या अब ये मॉलिक्यूल गति कर सकता है, नहीं। और मॉलिक्यूल गति नहीं कर सकता, इसका मतलब इसकी एनर्जी क्या हो गई, पहले से कम। अच्छा सोचो, अगर E1 एनर्जी ज्यादा थी, यहां पर जब चिपक गया एनर्जी E2 हो गई। अगर कोई हमसे पूछता इस दौरान एनर्जी में क्या हुआ होगा, मैंने कहा कमी हुई होगी। हाई एनर्जी का मॉलिक्यूल आसानी से गति कर सकता है, उससे कम एनर्जी का मॉलिक्यूल धीमी गति करता है, उससे भी कम एनर्जी का मॉलिक्यूल वो और भी धीमी गति करता है। अगर बहुत ही कम एनर्जी का मॉलिक्यूल वो गति नहीं करता, वो बस अपनी जगह पर क्या करता है, वाइब्रेट कर सकता है। तो क्योंकि एक तेजी से घूमता हुआ मॉलिक्यूल अब एक जगह पर स्थिर हो गया है आके, इसका मतलब पहले अणु की एनर्जी कैसी थी, ज्यादा, अब एनर्जी अणु की कैसी हो गई, कम। बस इतनी बात पर आप ध्यान देने वाले हो। पहले एनर्जी ज्यादा थी, अब एनर्जी कम हो गई है। इस दौरान इसने एनर्जी को क्या किया होगा, त्यागा होगा कि ग्रहण किया होगा, त्यागा। भाई पहले एनर्जी ज्यादा थी, पहले मैंने मान लिया इसके पास 10 जूल एनर्जी थी, अब मैं पूछता हूं कितने जूल एनर्जी है, तो बहुत बोलता है कि 2 जूल एनर्जी है। इस दौरान इसने कितने जूल एनर्जी को त्याग दिया होगा, 8 जूल ऊर्जा को त्यागा होगा। वो एनर्जी जो त्याग रहा है, उस त्यागी गई एनर्जी को ही कहते हैं
अधिशोषण की एंथैल्पी। ध्यान रखना 10 जूल एनर्जी पहले थी, वो अधिशोषण की एंथैल्पी नहीं है। अब 2 जूल बची है, वो अधिशोषण की एंथैल्पी नहीं है। वो जो 10 से 2 बनने में कितने जूल एनर्जी इसने रिलीज कर दी, 8 जूल एनर्जी या 8 जूल एनर्जी इसने अपने पास से खो दी है एनर्जी को, वो अमाउंट होती है अधिशोषण की एंथैल्पी। लेकिन अधिशोषण की एंथैल्पी को पढ़ने से पहले एक चीज निश्चित कर लेनी चाहिए। देखो क्या निश्चित कर लेनी चाहिए, क्या कहता है, अधिशोषण की साम्य अवस्था पर। अब ये कौन सी अवस्था आ गई, अभी ये नाम तो हमने पहली बार सुना, अधिशोषण की साम्य अवस्था पर। होता क्या, देखो मैं बताऊं। अब ये सारे के सारे आर्टिकल जो तुमको हम बताया, मैंने बताया ना, ये कुछ शब्द होते हैं जिनको पहचानना बहुत जरूरी है। अगर ये शब्द आते नहीं, चैप्टर हम पढ़ डालते हैं, इन शब्द के बिना भी चैप्टर हम पढ़ डालते, लेकिन हमें किसी चीज का अर्थ ना पता होता। अब सबसे पहले अधिशोषण की साम्य अवस्था का अर्थ क्या है। अधिशोषण की साम्य अवस्था का अर्थ है बेटा, देखो पहले क्या हुआ, हमने जैसे अधिशोषण रखा, बहुत सारे मॉलिक्यूल थे, इसकी सतह पर क्या हो गए, चिपक गए। अब देखो कैसे चिपके, मैं उसको भी बताता हूं, अभी बिल्कुल एक ही सेकंड में कंफर्म हो जाएगा। पहला मॉलिक्यूल चिपका, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 11 मॉलिक्यूल चिपक गए। आए शुरुआत में 11 मॉलिक्यूल चिपकते गए, अधिशोषण होता रहा, आप प्रसन्न रहे। लेकिन अब 11 मॉलिक्यूल चिपकने के बाद मैं क्या देख रहा हूं कि अब 12वां मॉलिक्यूल आया और इसकी सतह पर चिपक गया, लेकिन तब तक एक मॉलिक्यूल यहां सतह से निकल के कहां पहुंच गया, बाहर। मैं क्या सोचता हूं, 12वां आया तो, लेकिन एक निकल भी गया। अच्छा सोचो, इस दौरान जितना मॉलिक्यूल एक आया एक्स्ट्रा, एक उतना ही निकल भी तो गया। मैंने सोचा देखेंगे भी, और मैंने फिर देखा एक मॉलिक्यूल और आया, लेकिन जैसे वो मॉलिक्यूल इंटर किया, एक मॉलिक्यूल और यहां से निकल गया। मैं क्या सोचता हूं, जिस क्षण एक मॉलिक्यूल यहां पर आया, उसी क्षण दूसरा मॉलिक्यूल वहां से क्या हो गया, निकल गया। इस प्रकार से अगर यही रिएक्शन लगातार चलता रहा, यही अभिक्रिया, यही प्रक्रम, यही प्रोसीजर लगातार चलता रहा कि एक एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल चिपका, लेकिन उसकी जगह पर एक एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल निकल गया। बस इतनी बात ध्यान देने वाली बात है, अधिशोषण भी हो रहा है, मॉलिक्यूल आ भी रहा है, विशोषण भी हो रहा है, मॉलिक्यूल जा, और ऐसा अधिशोषण और विशोषण हो रहा है जिसमें 1 सेकंड में अगर 10 मॉलिक्यूल चिपकते हैं तो 1 सेकंड में ही वो 10 मॉलिक्यूल वहां से रिमूव भी हो जाते हैं। जो चिपके हैं वो रिमूव हो रहे हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर 1 सेकंड में 10 मॉलिक्यूल चिपक रहे हैं तो 1 सेकंड में वो 10 दूसरे कोई या वही वो 10 मॉलिक्यूल यहां से रिमूव भी हो रहे हैं। अर्थात अधिशोषण और विशोषण की गति एक दूसरे की कैसी है, बराबर है। नहीं समझ पा रहे हो। और जब अधिशोषण और विशोषण की गति एक दूसरे के बराबर हो जाती है, हम कहते हैं अधिशोषण अपनी कौन सी अवस्था पर है, साम्य अवस्था पर। ध्यान रखने वाली बात है ये, जान गए साम्य का मतलब है। साम्य वो अवस्था होती है जब किसी पदार्थ के में अधिशोषण और विशोषण की क्रिया सेम रेट से होती है, बराबर गति से होती है, बराबर दर से होती है। तो साम्य का अर्थ समझ गए। मैं कहा था, हाँ, अधिशोषण की साम्य अवस्था पर, मैं जान गया, जितने मॉलिक्यूल चिपक रहे होंगे उतने मॉलिक्यूल उतने समय में छूट भी रहे होंगे। साम्य अवस्था पर 1 मोल अधिशोष्य को, अधिशोष से कितने मोल लिया जाए, 1 मोल। अब कोई कहता है अधिशोष से सर जी 1 मोल, ये वाली बात भी ना समझ में आई, इसको भी देखो डिटेल में कर देते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस चिपक रही है 44 ग्राम होनी चाहिए, क्योंकि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अणु बाहर निकाला जानते हो ना, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है, 44। तो 1 मोल अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अणु सतह पर चिपक रहे हैं तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस चिपक जाए, 44 ग्राम, क्योंकि 44 ग्राम का मतलब 1 मोल। अगर ऑक्सीजन गैस चिपक रही है बेटा तो कितने ग्राम चिपके, 32 ग्राम। हाइड्रोजन गैस चिपक रही है तो कितने ग्राम चिपके, 2 ग्राम। और नाइट्रोजन गैस चिपक रही है तो कितने ग्राम, 28 ग्राम। 1 मोल का मतलब समझ रहे हो ना। तो कहता है अवस्था पर 1 मोल अधिशोष्य, अधिशोष्य का मतलब वो गैसेस मॉलिक्यूल, अधिशोष्य को अधिशोषक की सतह पर आबंधित होने के लिए, आबंधित होने का मतलब समझते हो, चिपकने के लिए, जुड़ने के लिए, जुड़ने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है, हाँ बिल्कुल ऊर्जा मुक्त होगी। क्यों ऊर्जा मुक्त होगी, क्योंकि जब भी कोई मॉलिक्यूल आके यहां चिपका है, उस मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या हुई है, कम हुई है, उसने एनर्जी क्या की है, त्यागी है। तो उस समय जितनी एनर्जी त्याग देता है, ऊर्जा की उस मात्रा को कहते हैं अधिशोषण की एंथैल्पी।
मतलब 1 मोल गैसीय मॉलिक्यूल जब सरफेस पर आकर चिपकते हैं तो वो 1 मोल गैसीय मॉलिक्यूल सरफेस पर आने पर जितनी ऊर्जा निकाल देते हैं, मुक्त कर देते हैं, ऊर्जा की उस अमाउंट को कहते हैं अधिशोषण की एंथैल्पी। और बेटा इसे लिखते कैसे हैं? डेल्टा एच एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का मतलब अधिशोषण से प्रदर्शित करते हैं। और ज्यादातर मामले में एक ये भी ध्यान रखना है, ज्यादातर मामले में डेल्टा एच एडजॉर्प्शन की वैल्यू पॉजिटिव मानी जाती है कि निगेटिव? निगेटिव। अब पूछेगा ऋणात्मक क्यों मानते हैं? बेटा क्योंकि सभी आप जानते हो कि इस दौरान मॉलिक्यूल की एनर्जी घटी थी कि बढ़ी थी? घटी थी। एनर्जी के घटने के क्रम को हम कैसे लिखते हैं? निगेटिव साइन से। तो डेल्टा एच एडजॉर्प्शन की जो वैल्यू होगी वो हमेशा कैसी रहेगी? निगेटिव रहेगी। अभी आगे नेक्स्ट नंबर पे पढ़ते हैं, एक और आर्टिकल है सक्रिय केंद्र, एक्टिव सेंटर्स। देखो मैं बताऊं आपको, एक्टिव सेंटर्स को तो ऐसे एग्जांपल से पढ़ेंगे बेटर फील होएगा। दिवाली आती है, तकरीबन दिवाली के समय में सभी के घर में पुताई स्टार्ट हो जाती है। और जब पुताई स्टार्ट होती है आप देखते हो कि एक प्रकार का कलर आप अपनी दीवारों पर पेंट करने लगते हो या अपने घर के गेट पे पेंट करने लगते हो। मैं बस आपसे इतनी बात पूछता हूं, आप जो भी कलर दीवार पे पेंट कर रहे हो ये अधिशोषण क्रिया है या नहीं है? क्यों? कुछ मॉलिक्यूल को आप दीवार की सतह पर क्या कर देते हो? चिपका देते हो। आपके पास लोहे का गेट है आपके घर में, तो आपने उसको भी क्या किया? पेंट ले लिया और पेंट से पेंट के पार्टिकल्स को लोहे के गेट की सतह पर क्या कर दिया? चिपका दिया। अभी ध्यान देने वाली बात है। अब मैं फिर आपसे एक क्वेश्चन करता हूं यहीं से। अच्छा, चिकनी दीवारों पर पेंट कम लगता है कि खुरदरी दीवारों पर पेंट कम लगता है? चिकनी दीवारों पर पेंट, इसका मतलब मॉलिक्यूल ज्यादा चिपकते हैं कि कम चिपकते हैं? कम। बस मैं इतनी बात पूछा, अधिशोषण की मात्रा कैसी रहती है चिकनी दीवारों पर? कम। लेकिन अगर अधिशोषण की मात्रा बढ़ती कहां है, अर्थात पेंट कहां ज्यादा लगता है, मैं बताता हूं। खुरदरी दीवारों पर, जहां दीवारें खुरदरी हैं या कहीं दरारें पड़ी हुई हैं या कहीं पर रफ हिस्सा है, ऐसी जगह है जहां पर पेंट देख के व्यक्ति जान जाता है, कहता है अब यहां पर पेंट तो इस दीवार में ज्यादा लगने वाला है क्योंकि ये दीवार तो चिकनी ही नहीं है, यहां अधिशोषण अधिक होगा। पेंट ज्यादा लगने का मतलब क्या है? अधिशोषण का अधिक मात्रा में होना, पेंट के ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स का उस दीवार पे चिपक जाना। जो लोग पुताई वगैरह करते हैं उनको इस बात का बहुत अच्छा अंदाजा होता है। तभी तो दीवारों पर जैसे सबसे पहले उसको क्या कहते हैं, पुट्टी नहीं लगाते हैं, इसके बाद वो रेग माल जो होता है उससे दीवारों को सबसे पहले चिकना करते हैं। जानते हो चिकना क्यों कर रहे हैं दीवारों को? क्योंकि वो जानते हैं इस बात को कि अगर जितनी दीवारें चिकनी हो गई, पेंट की खपत उतनी कैसी रहेगी? कम। उनको ये पता है पहले से, अधिशोषण सिद्धांत उनको बहुत पहले से पता है, इसलिए वो पहले ही दीवारों को रगड़ रगड़ के बिल्कुल कैसा कर देते हैं? चिकना। अब जैसे ही दीवार बिल्कुल ज्यादातर चिकनी सतह हो गई, अब उस पर पेंट किया तो बेटा अधिशोषण कम होगा कि ज्यादा होगा? सभी को पता है अधिक मात्रा में अधिशोषण कम होगा, कम मात्रा में अधिशोषण होगा। जब कम मात्रा में अधिशोषण होगा तो पेंट की बचत भी तो होगी। और जिसको नहीं पता हुआ ऐसे ही डट जाएगा भैया बिना चिकनी की ये दीवारें। उसमें प्रॉब्लम क्या आएगा कि अधिशोषण की अमाउंट क्या हो जाएगी? ज्यादा। और अधिशोषण की अमाउंट ज्यादा होने से पेंट की खपत भी कैसी हो जाएगी? अधिक हो जाएगी, खर्चा बढ़ जाएगा। बेटा यही तो सक्रिय केंद्र है। अब पूछोगे सक्रिय केंद्र कहाँ है? पेंट जहां जहां पर ज्यादा लग रहा था, अधिशोषण जहां जहां पर ज्यादा हो रहा था, अधिक हो रहा था, उन क्षेत्रों को ही क्या कहते हैं? सक्रिय केंद्र, एक्टिव सेंटर्स बोलते हैं। मैं पढ़ के भी सुना देता हूं, देखो इसमें से कोई भी गड़बड़ी लगे बताना। लिखा है अधिशोषक। अधिशोषक का मतलब है पेंट की दीवार की सतह पर, दरारों पर, कोने पर, किनारों पर और जहां पर क्या होता है? खुरदरापन, अधिशोषण की मात्रा को बढ़ा देते हैं। बिल्कुल सही है। जहां जहां ये होंगे दरारें, यहां पर अधिशोषण कैसा होने लगेगा? ज्यादा, क्योंकि अधिशोषण की मात्रा को बढ़ा देते हैं। अतः अधिशोषक के ये भाग क्या कहलाते हैं? सक्रिय केंद्र। तो भैया आज के बाद कभी भी अगर अधिशोषण की मात्रा अधिक करनी हो तो फिर दीवारें कैसी होनी चाहिए? खुरदरी होनी चाहिए, किनारे होने चाहिए, कोने होने चाहिए, उबड़ खाबड़ होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा लगता है आपको कि हम अधिशोषण कम मात्रा में कराना चाहते हैं तो अधिशोषण कम मात्रा में कराने के लिए फिर दीवारें चिकनी होनी चाहिए। यह रीजन है कि लोहे के गेट को पेंट करने से पहले एक बार प्राइमर भी कर देते हैं उस पर।
कि पेंट हमारी ज्यादा खपत नहीं होगी, पहले कुछ खपत तो प्राइमर सस्ता होता है वो काम चला लेगा, इसके बाद हम उस पर महंगा पेंट कर देंगे वो भी काम करता रहेगा। तो ये हो गया एक्टिव सेंटर्स के विषय में। अभी नेक्स्ट हेडिंग अगर हम पढ़े तो बेटा हम लोगों ने अपनी नेक्स्ट हेडिंग को लिख रखा है जिसका नाम है अधिशोषण की क्रियाविधि। अच्छा, अधिशोषण की क्रियाविधि का मतलब होता है अधिशोषण किस प्रकार होता है। सबके दिमाग में एक बात है, किस प्रकार क्या होता है? अधिशोष से अधिशोषक की सतह पर चिपक जाता है, अधिशोषण ऐसे होता है। लेकिन बात करेंगे कि आखिर क्या ऐसे कंडीशंस रहे हैं जिनके कारण अधिशोष के पार्टिकल अधिशोषक की सतह पर चिपके हैं। आखिर कोई ना कोई रीजन ऐसा रहा होगा, और उस रीजन को जब हम पता कर लेंगे कि कौन सा ऐसा रीजन है जिसके कारण अधिशोष के पार्टिकल अधिशोषक की सतह पर चिपक जाते हैं, उस रीजन को ही एक्सप्लेन कर पाना कहलाता है अधिशोषण की क्रियाविधि। अच्छा, अधिशोषण की क्रियाविधि को पढ़ें उससे पहले देखो इसको बेटा, मेरे पास एक द्रव पदार्थ है, मेरे पास एक पात्र है और इस पात्र में मैंने यहां तक कौन सा पदार्थ भर रखा है? द्रव पदार्थ। इसके नीचे लिक्विड सब्सटेंस है, ऐसा मान लेते हैं जल है, जल मान लेंगे वो भी बेटर है। बेटा उस हिसाब से अगर जल देखा जाए तो जल क्या होता है? अधिशोषक। अभी जल क्या करेगा? गैसेस के पार्टिकल को अपनी सतह पर क्या कर लेगा? संकेंद्रित कर लेगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल पर लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स पर। अभी ध्यान देने वाली बात है, यहां तक अगर जल भरा इस लेवल तक, हम जल के एक अणु की बात करेंगे जो यहां पर एकत्रित है, यहां पर वहां पर है जल वाटर पार्टिकल, हम उस पर सबसे पहले पढ़ेंगे कि इस पे फोर्स का किस प्रकार से अप्लाई होता है। देखो बेटा, अगर यहां जल है, इसके लेफ्ट पर भी एक वाटर का मॉलिक्यूल होगा, वो लेफ्ट पर वाटर का जो मॉलिक्यूल होगा, इस वाटर के मॉलिक्यूल पर अपनी ओर क्या लगा रहा होगा? अट्रैक्शन फोर्स। अच्छा बेटा, क्या इस अणु के राइट पे भी तो कोई मॉलिक्यूल होगा वाटर का? जब वाटर के अंदर ही है तो चारों ओर वाटर के मॉलिक्यूल हैं, तो राइट पे उपस्थित मॉलिक्यूल पर भी अपनी ओर एक क्या लगा रहा होगा? अट्रैक्शन फोर्स। बेटा नीचे की ओर भी अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल ऊपर की ओर है, यहां भी अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा, इधर की ओर भी, इधर की ओर भी। मैं तो क्या समझता हूं, चारों डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में वो पार्टिकल जो बीचों बीच है, सभी ओर के वाटर पार्टिकल इसको अपनी ओर खींच रहे हैं, अपनी ओर खींचते चले जा रहे हैं। और बेटा ऐसा ही फोर्स नहीं लग रहा होगा, एक फोर्स इधर की ओर भी लग रहा होगा, क्यों? ये पानी पर अगर बीच में भरा हुआ पार्टिकल है तो आगे की ओर भी मॉलिक्यूल इस पर फोर्स लगा रहे होंगे, और बोर्ड से पीछे की ओर भी कुछ मॉलिक्यूल होंगे जो इस पर फोर्स अप्लाई करते चले आ रहे हैं लगातार। अभी मैं क्या सोचता हूं, अगर सभी संभव दिशाओं में इस पर फोर्स लग रहा है मॉलिक्यूल पर, तो हुआ क्या है? राइट साइड पर मॉलिक्यूल ने जो फोर्स लगाया उसको लेफ्ट साइड के मॉलिक्यूल ने बैलेंस कर लिया, ऊपर वाले मॉलिक्यूल ने जो फोर्स लगाया नीचे वाले मॉलिक्यूल्स ने उसको बैलेंस कर लिया। ऐसी सिचुएशन पर अगर मैं और देखता हूं, ऊपर की ओर इधर इस साइड में जो फोर्स लग रहा है उसको इस साइड वाले मॉलिक्यूल ने अपनी ओर फोर्स लगाकर बैलेंस कर लिया। अर्थात इस वाटर के मॉलिक्यूल पर जो सभी संभव दिशाओं में बल लग रहे हैं, इनका परिणामी बल कितना है? 0। तो एक बात इसको यहां लिखेंगे, इस पर जो परिणामी बल लग रहा है, परिणामी बल लग रहा है बेटा, वो परिणामी बल कितना है? 0। अच्छा, जब परिणामी बल कभी 0 हो जाता है तो हम ऐसा भी कह देते हैं कि इस मॉलिक्यूल पर बल कैसा है? संतुलित है। तो हम इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि बल कैसा है? संतुलित है। परिणामी बल का 0 का मतलब है बल बैलेंस है। आपने ऐसा भी कहा चारों ओर बल बराबर लग रहा है, इसलिए मॉलिक्यूल बिल्कुल बैलेंस हो गया इन बलों के कारण। लेकिन अब बात करेंगे बेटा हम वो पदार्थ, वो मॉलिक्यूल वाटर का जो वाटर की सरफेस पर अवेलेबल है। देखते हैं सरफेस वाले, यहां मॉलिक्यूल को तो होगा कोई वाटर का। अभी बात करेंगे कि वाटर के इस मॉलिक्यूल पर क्या है, तो इस मॉलिक्यूल पर कुछ भी नहीं है। देखो अच्छा, सरफेस पर जो इधर की ओर मॉलिक्यूल होगा इसको इधर की ओर खींच रहा होगा, ये मॉलिक्यूल है इधर की ओर खींच रहा होगा। बस इतनी बात बताने वाली बेटा है, क्या इस, क्योंकि ये मॉलिक्यूल सरफेस पे, क्या वाटर का कोई मॉलिक्यूल इसके ऊपर है?
इसके ऊपर तो गैस का मॉलिक्यूल, फिर वाटर का मॉलिक्यूल तो है ही नहीं। अभी मैं क्या अपने दिमाग से सोचता हूं, ऊपर की ओर तो वाटर के मॉलिक्यूल द्वारा फोर्स लगेगा ही नहीं, लेकिन बेटा क्या इस डायरेक्शन में वाटर मॉलिक्यूल का फोर्स लगेगा? लगेगा, अंदर वाटर मॉलिक्यूल होंगे। इस डायरेक्शन में वाटर मॉलिक्यूल पर फोर्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा। और इस डायरेक्शन में तो वाटर मॉलिक्यूल का फोर्स लगेगा। मेरे दिमाग में बस इतनी बात आती है, अगर फोर्स अब नहीं लग रहा है कहीं पर, तो सरफेस पर ऊपर की ओर फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन उसी सरफेस पर कहां की ओर फोर्स लग रहा है? नीचे की ओर मत बोलना इसको, नीचे की ओर बोलने से क्या होती है ना, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अच्छा मैं बताऊं नीचे की ओर क्यों मत बोलना। देखो ये जल की बूंद है, ये सरफेस पे पार्टिकल है, इधर की ओर बल लगेगा, इधर की ओर बल लगेगा, इधर की ओर बल लगेगा, इधर की ओर बल लगेगा। बेटा आप सोच समझ के बताना, क्या बल नीचे की ओर लगेगा? कहां लग की ओर लगेगा? आप कह दोगे ऊपर की ओर। बेटा इसको बोलना है कि बल सरफेस से कहां लगता है? अंदर की ओर। ठीक है, तो जैसा सरफेस, अभी ऊपरी सरफेस की बात कर रहे हैं तो ये बात जरूर अच्छी लग सकती है कि नीचे की ओर, लेकिन मैं क्या सोचता हूं कि इसको ऐसा कुछ रखते हैं कि अंदर की ओर फोर्स लगेगा। मतलब बस मैं इतनी बात, बस एक बात जानना चाहता हूं। देखो क्या बात जानना चाहता हूं कि सरफेस पे जितने भी पार्टिकल आपको मिलेंगे, उन सब पार्टिकल पर जो बल लग रहा है वो संतुलित नहीं है। तो हम इसको देखो कैसे लिखेंगे इस चीज को। सबसे पहले पार्टिकल पर लगने वाले आते हैं, हम पहले लिखते हैं कि क्या परिणामी बल, परिणामी बल हम किसी से पूछेंगे क्या शून्य है? तो शून्य नहीं है। अच्छा परिणामी बल शून्य नहीं है, इसका मतलब संतुलित भी नहीं है। संतुलित तो तब होते हैं जितना बल एक डायरेक्शन में लगे उतना ही बल अपोजिट डायरेक्शन में लग जाए, तभी तो बैलेंस होगा। लेकिन सरफेस वाले पार्टिकल्स पर जितना बल नीचे की ओर लग रहा है उतना बल ऊपर की ओर नहीं लग रहा है। तो अगर कोई हमसे पूछेगा बल कैसा है, तो हम बेटा बल के भी विषय में बताएंगे संतुलित नहीं है, संतुलित नहीं। तो फोर्स संतुलित नहीं है और परिणामी बल शून्य भी नहीं है। अब मैं क्या सोचता हूं, देखो अपना इस बात को ध्यान रखना। अच्छा पूरी सरफेस में जितने भी वाटर के पार्टिकल हैं, ये सब पर फोर्स कहां लग रहा है? अंदर की ओर। अब हुआ क्या, गैस का एक पार्टिकल आया और गैस का एक पार्टिकल आते आते जैसे ही सरफेस के पास पहुंचा, सोच समझ के जवाब देना, जैसे ही सरफेस पर पहुंचा, सरफेस पर बल कहां की ओर लग रहा है? अंदर की ओर। तो गैस का पार्टिकल जैसे ही सरफेस के पास पहुंचा, सरफेस पर तो पार्टिकल्स पर बल कहां लग रहा है? अंदर की ओर। तो इस सरफेस ने अंदर की ओर बल लगने के कारण तुरंत इस गैस के पार्टिकल को कहां पर चिपका लिया? सरफेस पर चिपका लिया। अच्छा मैं कहूंगा क्या इसको बाहर जाने देगा? कहोगे नहीं जाने देगा। क्यों? क्योंकि बल का परिणामी कहां की ओर था? अंदर की ओर था। और क्योंकि बल का परिणामी अंदर की ओर था, गैस का पार्टिकल जैसे ही बगल से निकला, सरफेस ये थी, इसके बगल से निकला, परिणामी अंदर की ओर खींच रहा था, इस पार्टिकल को तुरंत यहां चिपका लिया। कोई दूसरा गैस का पार्टिकल आएगा उसको यहां चिपका लेगा, कोई तीसरा गैस का पार्टिकल आएगा यहां चिपका लेगा, यहां चिपका लेगा, यहां चिपका लेगा, क्योंकि सरफेस पर जो आकर्षण बल लग रहा है वो कहां की ओर लग रहा है? अंदर की ओर। तो ये गैस पार्टिकल को अंदर की ओर खींचते हुए अपनी सरफेस पर क्या कर लेगा? चिपका लेगा। और जैसे ही अपनी सरफेस पर चिपका लेगा, हम कह देंगे अधिशोषण हो गया। और बेटा यही तो अधिशोषण की क्रियाविधि है। अधिशोषण की क्रियाविधि को अगर ध्यान दें समझने वाले पार्ट को, तो बेटा समझने वाला पार्ट हमने पूरी तरीके से समझ लिया है। और एक चीज ध्यान रखना, इस बात को हमेशा अभी ना पता हो तो अब पता कर लेना, क्या कि जब भी कभी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो एटम्स के बीच में, दो आयंस के बीच में, या किन्हीं भी दो स्पीशीज के बीच में कोई बॉन्ड या अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होता है, बेटा उन दोनों की एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये हमेशा ध्यान रखना। जब भी कभी ऐसे नॉर्मल सी बात समझ लेना, दो व्यक्ति हैं, दोनों खूब लड़ाई करने में माहिर हैं, दिन भर झगड़ा करते हैं, वो जिससे पा जाता है अपना झगड़ा करने स्टार्ट कर देता है, ये जिससे पा जाते हैं अपना झगड़ा स्टार्ट करने लगते हैं। लेकिन जब दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाना चाहेंगे, दोस्ती बनाना चाहेंगे, तो अपने झगड़े को उनको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। नहीं झगड़ा हुआ फिर दोनों अलग। हमेशा इस बात को विशेष ध्यान रखना। आप चाहे तो इस एग्जाम्पल से याद कर सकते हैं या फिर आप वैसे भी याद रखें।
हमेशा बॉन्ड बनाता है इलेक्ट्रॉन तब जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करता है, अर्थात बॉन्ड बनने में ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। और बॉन्ड बनने में जब एनर्जी मुक्त होती है अर्थात मॉलिक्यूल्स की एनर्जी का लेवल कैसा होता है, कम। यह बहुत विशेष ध्यान रखना। गैस के मॉलिक्यूल वाटर की सरफेस पर तभी बॉन्ड बनाएंगे, तभी अधिशोषित होंगे जब उनकी एनर्जी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। तो बेटा समझाने का तो ये देखो मैंने समझा दिया, आखिर क्यों गैसेस के पार्टिकल लिक्विड की सतह पर आकर क्या हो जाते हैं, ठहर जाते हैं। अब रही बात इसको लिखने की, तो एक काम कर देते हैं, हम लिखे देते हैं इसको। लिखा है अधिशोषण की क्रियाविधि, तो जो मैंने बताया है मैं उन्हें उसी बात को यहां लिख भी रखा है। क्या लिख रखा है देखो, कहता है यदि किसी द्रव पदार्थ के अंदर उपस्थित अणु पर लगने वाले आकर्षण बल का अध्ययन किया जाए, मैंने द्रव पदार्थ के अंदर किसी अणु पर अगर लगने वाले आकर्षण बल का अध्ययन किया जाए तो कहता है तो उस पर कार्यरत परिणामी बल कितना होता है, शून्य होता है, या ऐसा भी कह सकते हैं बल कैसा होता है, संतुलित होता है। परंतु द्रव की सतह पर उपस्थित अणु पर कार्यरत परिणामी बल शून्य नहीं होता, जो उस समय रिजल्टेंट फोर्स होता है वो शून्य नहीं होता। अर्थात दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं अतः असंतुलित बलों की उपस्थिति के कारण, क्योंकि बल परिणामी बल शून्य नहीं है, बल संतुलित नहीं है, इसलिए असंतुलित बलों की उपस्थिति के कारण गैसीय अणु या द्रव या ठोस की सतह पर आकर्षित हो जाते हैं। जो भी गैस का मॉलिक्यूल होता है या तो वो द्रव की सतह पर चिपक जाता है जाके, वही अगर द्रव की जगह पर ठोस होता उसकी सतह पर चिपक जाता, ठोस की सतह पर आकर्षित हो जाता है। इस दौरान गैसीय अणुओं की ऊर्जा में क्या आती है, कमी आती है। ये भी देखो मैंने बताया, जब भी कोई गैसेस मॉलिक्यूल किसी भी लिक्विड सरफेस या सॉलिड सरफेस के साथ बॉन्ड बनाएगा उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कमी आती है। अर्थात अणु ऊर्जा का क्या करते हैं, त्याग करते हैं। क्योंकि अणु ऊर्जा का त्याग करते हैं, आप ऐसा भी बोल सकते हो, अतः यह सिद्ध होता है कि अधिशोषण एक कैसी विक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। आप देखते भी थे ऊष्माक्षेपीय विक्रिया कौन सी होती थी, जो कंप्लीट होने के दौरान ऊर्जा क्या करती थी, त्यागती थी, देती थी। और ये मॉलिक्यूल भी तो एनर्जी दे रहे हैं, त्याग रहे हैं, इसलिए ये भी एक प्रकार की कैसी विक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। तो ये हो गया अधिशोषण की क्रियाविधि या अधिशोषण के सिद्धांत की क्रियाविधि। एक काम करते हैं, इसको नोट करते हैं, फिर नेक्स्ट नंबर पढ़ते हैं इसके विषय में। अधिशोषण पर बेटा हमारी अगला आर्टिकल रहेगा हमारे लिए अधिशोषण की ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन। ऊष्मागति ये तो सभी लोगों ने पहले से ही जान लिया है कि अधिशोषण कभी होता है, ये ऊष्मा का क्या करता है, त्याग करता है, एनर्जी को लूज करता है। ऊष्मागतिकी अगर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स अगर इसके लिए पढ़ें अधिशोषण के लिए, तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें पता कर लेनी जरूरी है। जैसे एक गिब्स का हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन आता है। गिब्स का हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या है, इसको देखो देखते हैं। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। वैसे ये क्लास 11th का इक्वेशन है, ऊष्मागतिकी में हम लोगों ने पढ़ रखा था। डेल्टा जी को कहते हैं मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन या गिब्स एनर्जी भी कहते हैं। कहता है कि किसी भी इक्वेशन के बाद बहुत सारी एनर्जी हो सकती है या किसी भी निकाय में बहुत सारी एनर्जी हो सकती है, लेकिन निकाय अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा को कार्य करने में खर्च नहीं करता है। निकाय एनर्जी का कुछ भाग बचा कर भी रखता है। तो निकाय अपनी एनर्जी का जितना भाग कार्य करने में खर्च करता है गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती है। या ऐसा सोच सकते हैं कि किसी रिएक्शंस के लिए या किसी निकाय के लिए गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन किए गए कार्य के कैसा रहती है, बराबर। डेल्टा एच का मतलब होता है एंथैल्पी में परिवर्तन, ऊष्मा में परिवर्तन। टी का मतलब होता है जिस भी टेम्परेचर पर निकाय पर प्रक्रम चालू है, एडजॉर्प्शन जिस टेम्परेचर पर हो रहा होगा वो टेम्परेचर टी कहलाएगा। और डेल्टा एस बेटा अजीब सा नाम होता है, इसका नाम होता है एंट्रोपी। अच्छा, अगर डेल्टा एस को वैसे एंट्रोपी बोलते हैं और डेल्टा एस को बोलते हैं एंट्रोपी में परिवर्तन। अभी एंट्रोपी होता क्या है इसको देखते हैं। इस इक्वेशन को जैसे पढ़ लेंगे ये नंबर अपने आप आ जाने वाले हैं, इसलिए मैंने पहले इक्वेशन से ही स्टार्ट की है। सबसे पहले इसमें से पढ़ेंगे एंट्रोपी क्या होता है, लिखेंगे कुछ भी नहीं, केवल समझेंगे। बेटा एंट्रोपी होता है अव्यवस्था की माप। अभी देखो ऐसा सोच सकते हैं, कोई भी ठोस पदार्थ है, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है,
आपने पढ़ा कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में जितने भी कण होते हैं वो सब कण एक दूसरे के साथ निश्चित व्यवस्थित क्रम में जुड़े होते हैं। अगर निश्चित व्यवस्थित हैं इसका मतलब उसमें व्यवस्था का पैटर्न अच्छा बना है। हम पूछेंगे अव्यवस्था, कहोगे सर जी सब व्यवस्था अगर अच्छी है तो अव्यवस्था की कैसी है, कम। अगर व्यवस्था अच्छी है अव्यवस्था कम है, हम कहेंगे एंट्रोपी की वैल्यू भी कैसी है, कम। लेकिन उसी ठोस पदार्थ को आपने गर्म कर दिया और गर्म करने से ही वो ठोस पदार्थ पिघलने लगा। अच्छा, पिघलने पर क्या होता है, जो अणु की व्यवस्था निश्चित थी और वो अणु की व्यवस्था बिगड़ने लगी है। व्यवस्था बिगड़ने को अव्यवस्था फैलना कहते हैं। और अणुओं में जितनी ज्यादा अव्यवस्था फैलती जाएगी, डिसऑर्डर होता जाएगा, उस अव्यवस्था को कहेंगे कि एंट्रोपी का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे अभी आपने देखा होगा आपकी क्लास में जब तक टीचर नहीं रहता है आपके क्लास का एंट्रोपी खूब अधिक रहता है, बहुत अधिक रहता है। कोई स्टूडेंट कहीं पर है, कोई सीट पे खड़ा है तो कोई सीट के नीचे बैठा है, तो कोई सीट के ऊपर भी बैठा है, तो कोई क्लास के पीछे जाके गाना सुन रहा है अपना वहां। एंट्रोपी के वैल्यू हाई लेवल पर है। लेकिन अचानक टीचर आ जाए और उसमें से टीचर अगर जो थोड़ा सा सख्त है, अभी सभी स्टूडेंट ने अपनी व्यवस्था बना ली है, सब बैठ गए चुपचाप, ऐसा लगा कि इनसे ज़्यादा होशियार बच्चा तो पढ़ने में कोई है ही नहीं। इसका मतलब है कि अव्यवस्था बन गई है, एंट्रोपी की वैल्यू क्या हो गई है, कम। व्यवस्था एंट्रोपी की वैल्यू कम होती है, अव्यवस्था बढ़ने पर एंट्रोपी की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ती है। दरअसल अव्यवस्था की माप ही एंट्रोपी कहलाती है। अभी हुआ क्या, देखो मैं कहां से स्टार्ट करूं, सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं यहां से। डेल्टा एच, डेल्टा, सबसे पहली बात आप इस बात को जानते हो, डेल्टा एच की वैल्यू अगर कम हो जाएगी इसका मतलब है कि अभिक्रिया ऊष्मा छिपी है। कम होने का मतलब क्या है, अभिक्रिया ऊष्मा दे रही है, अभिक्रिया ऊष्मा दे रही है अर्थात अभिक्रिया ऊष्मा छिपी है। पहली चीज, अधिशोषण की अभिक्रिया भी तो ऊष्मा छिपी होती है, अर्थात डेल्टा एच की वैल्यू में क्या आती है, कमी। तो हम अपने इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं और डेल्टा एच में जो कि हम जानते हैं कि क्या आती है, कमी, हम इसको कैसा लिख सकते हैं, नेगेटिव। अभी एक और सोचने वाली बात है, सबसे कठिन बात ये, क्या कठिन बात है कि जब किसी ठोस पदार्थ पर गैस के पार्टिकल अधिशोषित हो जाते थे, सोच के बताना, गैस के पार्टिकल अभी यहाँ है वायु में, सब इधर उधर घूम रहे हैं, अव्यवस्था बढ़ी पड़ी है, बहुत बढ़ गई है अव्यवस्था। लेकिन अभी थोड़ी देर बाद गैस के पार्टिकल आकर इसकी सतह पर चिपकने लगे। अगर गैस के पार्टिकल सतह पर आके व्यवस्थित होने लगे, गैस के पार्टिकल की अव्यवस्था अधिक थी, एंट्रोपी बहुत अधिक थी। अब सभी गैस के पार्टिकल धीरे धीरे करके व्यवस्था बना रहे हैं ठोस पदार्थ की, कहां पर, सतह पर, या द्रव पदार्थ की सतह पर व्यवस्था बना रहे हैं। तो व्यवस्था बना रहे हैं अर्थात अव्यवस्था क्या हो रही है, कम। तो इस इक्वेशन के हिसाब से तो डेल्टा एस का मान भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। माइनस डेल्टा एस जान पाए क्यों लिखा गया, क्योंकि इस बार एंट्रोपी के मान में क्या आ रही है, कमी। और कमी क्यों आ रही है, फिर मैं इस बात को दोबारा से रिपीट करूंगा, क्योंकि अभी गैसेस के मॉलिक्यूल एयर पर थे, एयर पर थे तो कोई ऑर्डर नहीं था, डिसऑर्डर थे, ऐसे जहां मन पा रहे थे वहां घूम रहे थे, अव्यवस्था ज्यादा थी। अव्यवस्था ज्यादा का मतलब एंट्रोपी की वैल्यू हाई थी। लेकिन जैसे अधिशोषण स्टार्ट हुआ, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आकर सतह पर चिपकने लगे अधिशोषक की, और सतह पर चिपकने का मतलब है अपनी व्यवस्था बना लेना। व्यवस्था बना लेने का अर्थ है अव्यवस्था का क्या कर देना, कम कर देना। और क्योंकि अव्यवस्था कम हुई, एंट्रोपी में परिवर्तन भी क्या आई होगी, कमी। तो एंट्रोपी में कमी को मैंने कहां से लिख दिया, माइनस डेल्टा एस से। अच्छा, मैंने इसके सिंबल को नहीं बदला क्योंकि टेम्परेचर का मेरे पास कोई अंदाजा नहीं है, टेम्परेचर फिक्स है। टेम्परेचर मैं क्या जानूं क्या है, मैं तो बस दो चीजें जान सकता हूं कि अधिशोषण में एनर्जी कम होती है, निगेटिव कर दिया, अधिशोषण में एंट्रोपी में कमी आती है, निगेटिव कर दिया। बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा जी का वैल्यू कैसे निकलेगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस टी डेल्टा एस। ये इक्वेशन लिखने के बाद अपने दिमाग में एक और बात पूरी तरीके से भर लेना है। अब कहोगे सर जी अब तीसरी बात कौन सी पूरी तरीके से इसको भर लेना है अपने हिसाब से, टी डेल्टा एस की कभी भी अगर डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव आती है, ये इन सबसे अलग है, अगर कभी भी कहीं पर भी डेल्टा जे जी की वैल्यू कैसी आ जाती है, निगेटिव, अर्थात प्रक्रम कैसा होगा, स्वतः
स्वतः प्रक्रमों के लिए डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा कैसी रहती है? निगेटिव। हमेशा ध्यान रखना इस बात को कि जब भी कोई स्वतः प्रक्रम होगा डेल्टा जी की वैल्यू कैसा रहेगी? निगेटिव। अब पूछेगा स्वतः प्रक्रम में कैसे? अब सर जी कोई एक एग्जांपल होता हमको बता देते, स्वतः प्रक्रम के लिए डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव रहती है। मैं बताता हूँ, देखो बेटा, पेन को इतनी ऊंचाई से लिया जाए, ठीक है, और इसको यहाँ ऊपर से क्या कर दिया जाए? छोड़ दिया जाए। अगर ऊपर से छूटेगा, जैसे जैसे ये नीचे की ओर आता जाएगा, इसकी हाइट क्या होती रह जाएगी? कम होती जाएगी। अच्छा, हाइट कम होती जाएगी, इससे हमको ये भी एक बात पता चलती है कि जैसे जैसे हाइट कम होती जाएगी, हाइट कम होती जाएगी, इसका एनर्जी लेवल भी कम होता जाएगा। जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर रह गया, उतनी एनर्जी क्या हो गई? कम। अभी सोच समझ के बताना, जैसे ऊपर से नीचे की ओर अपने मन से आएगी कि तुम लाओगे ऊपर से नीचे की ओर, अपने मन से, स्वतः प्रक्रम। और जैसे नीचे नीचे आती जाएगी, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे ही जमीन को छू गया, इसकी एनर्जी कैसी बता दी? समाप्त हो गई। स्वतः प्रक्रम में एनर्जी लगातार क्या हो रही थी? और एनर्जी में कमी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? प्लस से कि माइनस से? तो स्वतः प्रक्रमों के लिए डेल्टा जी का वैल्यू कैसा रहेगा? निगेटिव। इसको बिल्कुल हर प्रकार से दोबारा हमारे साथ कभी भी ऐसा कोई भी आ जाए नंबर डेल्टा जी, पहले ही मुझे पता है कि अगर प्रक्रम स्वतः है डेल्टा जी की वैल्यू कैसा रहेगी? निगेटिव रहेगी। ये पहले से ही पता हो गया। अब इतनी बातें जानने के बाद अब हम पढ़ेंगे अपने लिए ये आर्टिकल, समझ गए? फिर मैं दोबारा अधिशोषण के लिए डेल्टा एच की वैल्यू कैसी होती है? निगेटिव। पूछेगा क्यों निगेटिव होती है? जैसे मॉलिक्यूल बॉन्ड में आगे बढ़ता है, इस सतह पर चिपकता है, उसकी एनर्जी कम होती है, और एनर्जी की कमी को कैसे लिखा जाता है? डेल्टा एस से, क्योंकि कम एनर्जी हो रही है, लगातार माइनस का साइन लगा दिया। अच्छा, ये अंदाजा है कि माइनस टी लिख गया, ठीक है, डेल्टा एस निगेटिव क्यों कर दिया? क्योंकि जैसे ही मॉलिक्यूल सरफेस पर चिपकेगा के उसकी अव्यवस्था क्या होगी? व्यवस्था में बदलने लगेगी, या अव्यवस्था खत्म होने लगेगी। अव्यवस्था में खत्म होना या अव्यवस्था में कमी आना हम लोग कौन से साइन से दिखाएंगे? माइनस। तो मैंने डेल्टा एस में माइनस लगाया, ये माइनस उस माइनस को क्या कर देगा? प्लस कर देगा। अब मैं रूल को पढ़ता हूं। वहां तीसरी बात, ये वाली बात तो कभी नहीं भूलनी है, मतलब बाकी सब भूल भी जाना है, ये वाली बात मत भूलना कभी। अभी मैं पढ़ता हूं फर्स्ट नंबर पे अधिशोषण की ऊष्मागतिकी को पढ़ूंगा। लिखा अधिशोषण पृष्ठ पर असंतुलित बलों में कमी आ जाती है। असंतुलित बलों में कैसी कमी आ गई? सोचने वाली बात है। जब हमने लिक्विड सब्सटेंस को में यहां पर बल असंतुलित थे, लेकिन जैसे गैस का मॉलिक्यूल बाहर की ओर चिपक जाता था, वो नीचे की ओर लगने वाले बल को क्या कर लेता था? संतुलित कर लेता था। भाई ऊपर मॉलिक्यूल लग गया, इसका मतलब नीचे वाले बल को ऊपर वाले मॉलिक्यूल ने क्या कर लिया? संतुलित। जितना वाटर का पार्टिकल इसे नीचे की ओर खींच रहा था, ऊपर गैस का पार्टिकल आ गया, अब गैस के पार्टिकल ने इसको ऊपर की ओर खींचना स्टार्ट कर दिया। तो पहले केवल फोर्स नीचे की ओर लग रहा था, अब ये गैस का पार्टिकल भी तो अपनी ओर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, और असंतुलित बल धीरे धीरे क्या होने लगेगा? संतुलित होने लगा। मैंने फर्स्ट नंबर पे लिख रखा है, अधिशोषण से पृष्ठ में असंतुलित बलों में कमी आती है, क्योंकि अब गैस का पार्टिकल जैसे ही ऊपर चिपका, उसने बलों का संतुलन बनाना क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। असंतुलित बलों में कमी आती है तथा नए आबंध बनने के कारण, मैं बिल्कुल जानता हूं, जब भी कोई पार्टिकल किसी द्रव या लिक्विड की ठोस की सरफेस पर चिपकता है, उस पर क्या बना लेता है? बॉन्ड। और बॉन्ड बनाने के कारण ऊष्मा निकलती है। अच्छा, हम पूछ रहे हैं बॉन्ड बनाने के दौरान ऊष्मा निकलती है। मैंने पहले बताया था कि कभी भी बॉन्ड बनने का मतलब है कैसी विक्रिया होती है? ऊष्मा छेपी, इसलिए ऊष्मा निकलती है। मैं समझ गया इसको। अतः डेल्टा एच का मान कैसा रहेगा? निगेटिव। ऐसा तो मैंने वहां भी बताया, डेल्टा एच का मान निगेटिव रहेगा। पहली लाइन ये याद रखना है, ये फर्स्ट नंबर है आपके लिए। सेकेंड नंबर, जब किसी गैस का अधिशोषण होता है, अधिशोषण का मतलब पार्टिकल्स अधिशोषक की सतह पर समकेंद्रित होते हैं, आकर आकर्षित होते हैं, तो उसके अणु व्यवस्थित होने के कारण, भैया पार्टिकल अभी रैंडमली घूम रहा था, अब धीरे धीरे पार्टिकल सरफेस पर क्या होने लगे हैं? व्यवस्थित होने लगे हैं। अगर पार्टिकल व्यवस्थित होने लगे हैं तो डेल्टा एस की वैल्यू कैसी होती है? घटने लगती है। होने के कारण उसकी एंट्रोपी में भी क्या आती है? कमी। और एंट्रोपी में कमी आएगी तो एंट्रोपी को तो परिवर्तन को डेल्टा एस से लिखते हैं, और कमी आएगी तो इसको कौन से साइन से लिखेंगे? निगेटिव। निगेटिव हो जाती है। मैंने भैया देखो यहाँ निगेटिव कर दिया था, माइनस डेल्टा एस। आगे हम पढ़ेंगे
अधिशोषण के प्रारंभ में कहता है, जब अधिशोषण प्रारंभ होता है हमारे पास दो राशियां होती हैं, उन दो राशियों में ये राशि में चेंज ज्यादा होता है। अगर राशि में चेंज ज्यादा होगा तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। देखो उसने बोल भी रखा है, जब भी कभी अधिशोषण प्रारंभ हुआ, इनिशियल टाइम पे मैं बता रहा हूं जब स्टार्ट हुआ होगा, डेल्टा एच की वैल्यू कैसी हो रही होगी, अधिक, और टी डेल्टा एस की वैल्यू कैसी रही होगी, कम। बस इतनी बात सोच समझ के बताना। अगर डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा होगी अर्थात निगेटिव वाली वैल्यू कैसी रहेगी, अधिक, और पॉजिटिव वाली वैल्यू कैसी रहेगी, कम। अगर निगेटिव वाली वैल्यू अधिक है, पॉजिटिव वाली वैल्यू कम है, तो अब इतनी बस बात देखकर बताना कि इसको सॉल्व करने से वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि निगेटिव आएगी, निगेटिव आएगी। अगर वैल्यू निगेटिव आएगी तो डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव किस प्रकार के प्रक्रम को दिखाती है, अर्थात शुरुआत में जो अधिशोषण होता है वो कैसा प्रक्रम है, स्वतः प्रक्रम है। शायद मैंने ऐसा लिखा भी होगा, निगेटिव प्राप्त होता है, जिसका अर्थ है कि अधिशोषण स्वतः प्रक्रम है। इस बात को फिर से दोबारा से ध्यान दे लेना, जब भी रिएक्शन स्टार्ट होती है अधिशोषण की, डेल्टा एच की वैल्यू का चेंज अधिक होता है, टी डेल्टा एच की वैल्यू कम रहती है, क्योंकि निगेटिव वाला पार्ट बड़ा है तो सॉल्व करने से भी आंसर कैसा आएगा, निगेटिव, और निगेटिव इस बात को दिखाएगा कि प्रक्रम कैसा है, स्वतः है। यह तो हो गई स्टार्टिंग वाली बात। फोर्थ नंबर मेरे पास क्या लिखा है, कुछ समय पश्चात, जैसे ही थोड़ा सा समय बीतता है, कहता है ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों आपस में कैसी आ जाती हैं, बराबर। सोच समझ के बाद जवाब देना। अगर दोनों वैल्यू आपस में बराबर, डेल्टा जी का वैल्यू उस समय कितना आना चाहिए, 0। अच्छा, डेल्टा जी की जब वैल्यू आती थी तो हम इस बात को देखते थे कि काम हो रहा है, नहीं कहते थे कार्य हो रहा है। और जब डेल्टा जी की वैल्यू आ गई 0, इसका मतलब कार्य, और कार्य नहीं हो पाने का मतलब है अधिशोषण साम्य की अवस्था पर है। साम्य की अवस्था का मतलब जितने पार्टिकल चिपक रहे होंगे उतने ही पार्टिकल यहां से छूट रहे। साम्य का मतलब समझ रहे हो, परिणामी कार्य 0 होगा, अर्थात जितना 100 पार्टिकल चिपके इस सेकंड में, तो उसी सेकंड में 100 पार्टिकल यहां से क्या हो गए, निकल गए। परिणामी कार्य कितना हो गया, 0 हो गया। तो वो मैंने लास्ट नंबर पे लिखा है कि कुछ समय पश्चात डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एच के बराबर हो जाती है, अर्थात डेल्टा जी का मान 0 होने का अर्थ है अधिशोषण कौन सी अवस्था पर है, साम्य अवस्था पर है, अर्थात परिणामी कार्य नहीं हो रहा है। तो इसको नोट कर लेंगे, बाकी के आर्टिकल को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास पे।